वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 56 कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है इम्पॉसिबल एक्ट्स, और इसमें सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इम्पॉसिबल एक्ट्स पर कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है ऑन द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी वैलिड ग्राउंड्स। फिर इसी तरह सेम प्रोसेस के इनवैलिड ग्राउंड, यानी जो एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेज नहीं है। और फिर सर्टन सर्कमस्टांसेस में जो कंपनसेशन है वो किस तरीके से पार्टीज को देनी होगी, तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन 4 पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पॉसिबल एक्ट्स की बात करते हैं तो लॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहता है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज वाइड। तो इम्पॉसिबल काम करने का जो एग्रीमेंट है वो वाइड होगा। और सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जी, अरसलान एग्रीज विद हबीब टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। तो ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये एग्रीमेंट वाइड होगा। फिर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी के वैलिड ग्राउंड्स पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ जो कि जब हुआ था तो तब तो वो पॉसिबल था परफॉर्म करना, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसा हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट या तो इम्पॉसिबल हो गया या इलीगल हो गया अब उसको परफॉर्म करना। जैसे लॉ में कोई चेंज आ जाता है या बैन लग जाता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी वो पहले वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ इम्पॉसिबल हो जाने की वजह से और इलीगल हो जाने की वजह से वो वॉइड हो जाएगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो वैलिड ही था, तब वो पॉसिबल भी था, तब वो लीगल भी था, लेकिन आफ्टर, बाद में वो इम्पॉसिबल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार को सेल करना था और कार को आग लग जाती है, तो अब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको सेल कर सकें। और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिजर कुड नॉट प्रिवेंट, यानी कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसको प्रोमिजर नहीं रोक सकता था, या अनलॉफुल बन जाए। अब लॉ नया लॉ पास हो जाता है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है, कोई बैन हो जाती है चीज, तो वो भी प्रोमिजर के हाथ में तो नहीं है, तो वो फिर वॉइड हो जाएगा। कब वाइड होगा? व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, जब वो एक्ट जिसकी जो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना था वो इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाए। अब इसमें जो एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स हैं, यानी जब लॉ में वाकई ही किसी चीज को इम्पॉसिबल समझा जाता है, तो वो कौन सी सिचुएशन है? जब कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, गाड़ी या गुड्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। डेथ या पर्सनल इनकेपेसिटी आ जाए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर में। अब एक शख्स जो है उसकी डेथ हो जाए तो वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, पर्सनल इनकेपेसिटी हो जाए तब भी परफॉर्म नहीं कर सकता। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाए जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल ना रहे, या जिस वे में चीजें थी वो उस वे में एग्जिस्ट ही ना करती हूँ जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था। फॉर एग्जाम्पल एक जो है, आप कहते हैं कि सैलाब के पानी के पास जाकर एक आपने फोटो शूट करना था और सैलाब आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली, या जो सैलाब का पानी है वो पहले ही सूख गया, तो वहां पे आप वो फोटो शूट वगैरह जो है या जो पार्टी करना चाहते थे कोई, वो अब कंडक्ट नहीं की जा सकती। अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं हम हर चीज की, वन बाय वन हर पॉइंट की एग्जांपल देखेंगे। अ म्यूजिक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर अ सीरीज ऑफ कंसर्ट, द हॉल कॉट फायर बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कंसर्ट। ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि जहां पर हॉल को ही रेंट पर देने की बात हुई थी वो हॉल आग लग गई, तो अब एक हॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब्जेक्ट मैटर जो है वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म किया जा सकता है? तो ये एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि यहां पर सुपरवीनिंग यानी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आतिफ एग्री टू सिंग ऑन अ स्पेसिफाइड डे, आतिफ फेल सीरियसली इल एंड कुड नॉट परफॉर्म ऑन दैट डे। तो ये देखें, ये पर्सनल इनकैपेसिटी वाली बात है इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर। तो यहां पर भी अब देखें, जब एक पर्सन सीरियसली इल है तो सिंगिंग का काम तो उसने पर्सनल नेचर के काम में करना है, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाएगा ऑन ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब उसको परफॉर्म करना स्पेसिफाइड डे पर पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जाहिद कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर यासिर एट अ फॉरेन पोर्ट। तो दूसरी पार्टी के लिए एक फॉरेन पोर्ट पर आपने जो है ना कार्गो यानी जो भी सामान है वो लेना है। जाहिद गवर्नमेंट आफ्टर वो डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड।
तो जब दो कंट्रीज में वॉर हो गए तो जाहिद को तो अलाउड नहीं होगा उस कंट्री में जाके कि वो वहां से गुड्स को ले सके, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा व्हेन द वॉर इज डिक्लेयर्ड, यानी ये हमारा थर्ड सिनेरियो कवर हो गया। फिर है एलेक्स एंड बोरिस कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, एलेक्स गोज मैड। तो अनसाउंड माइंड के पर्सन की तो शादी नहीं की जा सकती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड हो गया क्योंकि अब उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा। तो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग का मतलब ये है कि जो दो लोग शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए। अब वो क्योंकि साउंड माइंड वाली सिचुएशन जो है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, सीरीज टू एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ये भी वाइड हो जाएगा और ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब पहले हम वैलिड ग्राउंड्स देख रहे थे, अब कुछ इनवैलिड ग्राउंड्स देखते हैं। एग्जामिनर के अगर हम पास्ट एग्जाम का कुछ एनालिसिस करें तो इन पर ज्यादा क्वेश्चन सेट होता है, क्योंकि अपेरेंटली एक पार्टी जो है ना ये समझते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, जबकि वो ग्राउंड जो है वो इनवैलिड होता है, उसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा होता, वॉइड नहीं हो रहा होता और पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तो हमें उस सिचुएशन को डिस्कस करना होता है। तो जो एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज नहीं है, the performance of contract becoming difficult, more costly or less beneficial than that agreed at the time of formation, जिसे आप नॉन प्रॉफिटेबल टाइप कह देते हैं। आप कहते हैं जी पहले वो गुड्स आसानी से मिल रही थी, अब मुश्किल से मिल रही हैं, पहले सस्ती मिलती थी अब महंगी मिल रही हैं, मटेरियल महंगा हो गया, लेबर की सैलरी ज़्यादा हो गई हैं, तो आपके लिए नॉन प्रॉफिटेबल हो गया। या कमर्शियली अनवाइबल हो गया कि आप कहते हैं जी ये तो हमें कॉस्ट इस तरह ज़्यादा पड़ रही है, मुश्किल ज़्यादा हो रही है और फ़ायदा कम हो रहा है। या डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी हो गया, आप कहते हैं जी हम जिस सप्लायर से गुड्स लेते थे उसने ही हमें नहीं दी तो हम आगे नहीं दे सके। तो देखें जब आप किसी के साथ अपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो अपनी सप्लाई इंश्योर करना वो आपकी जिम्मेदारी होती है, वो आपके कस्टमर की जिम्मेदारी नहीं होती। स्ट्राइक, लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस, अगर आप समझते हैं कि इनकी वजह से डिले हो जाएगा या आप चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जहन में रखना चाहिए, बाद में इसकी जिम्मेदारी दूसरी पार्टी पे नहीं डाल सकते, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा काम करने थे, किसी एक आध काम का इम्पॉसिबल हो गया लेकिन बाकी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल है, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, जितना पॉसिबल है वो तो परफॉर्म करें। यह नहीं होगा कि 5 काम करने थे और एक उसमें से इम्पॉसिबल हो गया तो आप पांचों ही पे कहेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। जो इम्पॉसिबल हुआ है सिर्फ उतना ही नहीं होगा परफॉर्म, बाकी सारा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब इनको भी एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर करते हैं। Asim agreed to supply gold within a specified time. He failed to supply in time because of government restriction on the transport of gold from gold mine. अब गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन कहां से लगी है? गोल्ड माइन से ट्रांसपोर्ट करने। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा? द आंसर इज नो। पहला पॉइंट अप्लाई करें। देखें डिफिकल्ट है कॉन्ट्रैक्ट, लेस बेनिफिशियल होगा, मोर कॉस्टली होगा, लेकिन फिर भी परफॉर्म किया जा सकता है क्योंकि आसिम गोल्ड अगर गोल्ड माइन से नहीं ले रहा तो ओपन मार्केट से तो फिर भी ले सकता है, जहां से शायद उसे कुछ महंगा पड़े, शायद ज्यादा मुश्किल से मिले या शायद लेस बेनिफिशियल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगे और दूसरी तरीके से वो काम करना पॉसिबल हो तो उसको इम्पॉसिबल नहीं समझा जाता। सेकंड देखते हैं। Ajay, a furniture retailer, agreed to supply certain furniture to Sanjay at an agreed date. Afterward, there was a sharp increase in the rates of timber and rates of wages. Since it was no longer profitable to supply at the agreed rate, Ajay did not supply. तो ये तो गलत किया, सप्लाई करना चाहिए था। देखें अगर अब महंगा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट जहां हो सकता है तो वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो ये कमर्शियली अनवायबल वाली पॉइंट वाली बात आएगी कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किया तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में देखें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अजय विल नॉट बी डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं समझा जाएगा। उनको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए था और गुड सप्लाई करनी चाहिए थी, ना सप्लाई करके उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। Alex entered into a contract with Boris for the sale of goods to be manufactured by Catherine. A manufacturer of those goods, Catherine did not manufacture those goods. अब
मैन्युफैक्चरर जहाँ से आप सप्लाई लेते हैं उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं की, करके नहीं दी, तो आप आगे अपनी पार्टी को डिलीवर नहीं कर सके। तो डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी जो है वो एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज नहीं होती। आपको पहले जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई लेनी चाहिए थी, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने रिस्क लिया था, और रिस्क में फिर नुकसान हो सकता है। तो अपने कस्टमर की तरफ आप लाइबल होंगे, तो लाइबिलिटी जो है वो एलेक्स की डिस्चार्ज नहीं होगी एंड वुड स्टिल बी लाइबल टू बोरिस, यानी ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं समझी जाएगी। थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट की बेस पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। Austin agreed to supply to Bashir certain goods to be imported from America. The goods could not be imported due to riots in that country. तो अगर स्ट्राइक्स हो, लॉकआउट हो, सिविल डिस्टर्बेंस हो, दूसरे प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, तो ये क्राइटेरिया नहीं होता, इसमें वैलिड एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे परफॉर्मेंस की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होगी, और जो है आस्टिन को सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई नहीं करते तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगी। HB एग्री टू लेट आउट अ बोट टू हैरी। अच्छा, मकसद क्या था? फॉर व्यूइंग अ नेवल रिव्यू ऑफ द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन ऑफ किंग एडवर्ड सेवन। ये एक्चुअल केस है कई इंग्लिश लीगल सिस्टम में। तो कोरोनेशन ऑफ किंग एडवर्ड होनी थी, यानी जो क्राउन की सेरेमनी होनी थी, और उसको देखना था। एंड टू सेल अराउंड द फ्लीट, तो वो जो नेवल जहाज वगैरह जाएंगे तो उसके इर्द गिर्द बोट में घूमने के लिए उन्होंने एक बोट जो है वो किराए पर लेने की बात की। Owing to the king's illness, the naval review was abandoned। यानी वो तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा जी, ये नेवल रिव्यू नहीं होगा, बट द फ्लीट वाज असेंबल्ड, कि जो फ्लीट है वो असेंबल होगा और उसके इर्द गिर्द बोट जो है वो सेल कर सकती थी। द बोट देयरफॉर कुड बी यूज्ड टू सेल अराउंड द फ्लीट। तो देखें, एक काम पॉसिबल नहीं रहा, लेकिन एक काम स्टिल पॉसिबल था। और हम पढ़ते हैं कि पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज नहीं होती सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। स्टिल ये पॉसिबल है कि एक और जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, और वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये जो सेल अराउंड द फ्लीट की हद तक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अभी भी जरूरी है। अगर एक पार्टी नहीं करती तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। फिर इम्पॉसिबल जो मामलात हैं इनके अंदर जो कंपनसेशन का एक स्पेसिफिक सिनेरियो भी लॉ ने डिस्कस किया हुआ है, और वो ये है कि वेयर वन पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन एंड विच द प्रॉमिसर डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। यानी प्रॉमिसर को पता था, प्रॉमिसर को पता था, प्रॉमिसी को नहीं पता था। तो प्रॉमिसर को पता है, या पता इजीली चल सकता था, और प्रॉमिसी को ये नहीं पता था कि वो चीज़ इम्पॉसिबल और अनलॉफुल है। तो इसमें देखें, इसमें तो थोड़ा सा फ्रॉड वाला एलिमेंट आ जाता है कि एक पार्टी को पता है कि एक काम नहीं हो सकता और वो फिर भी उसका एग्रीमेंट कर रहे हैं। जिस पार्टी को नहीं पता वो तो चले मिस्टेक कर रही है, गलती कर रही है कि उन्हें नहीं पता कि ये चीज़ जो है ना अनलॉफुल होगी या इम्पॉसिबल होगी, तो गलती किसकी है? प्रॉमिसर की है। तो लॉ फिर कहता है कि प्रॉमिसर को कंपनसेशन देनी पड़ेगी ऐसे प्रॉमिसी को, कोई भी लॉस जो इस तरह के प्रॉमिस की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हुआ, क्योंकि उसे तो पहले ही पता था कि ये प्रॉमिस जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस सिनेरियो में एक एग्जांपल है हमारे पास। अश्विन कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बिपाशा बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू चंपाकली एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी। यानी वो दो शादियां नहीं कर सकते अपने फैमिली लॉज के मुताबिक, और उन्होंने लेकिन इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हालांकि ऑलरेडी मैरिज हुई भी थी। तो अब देखें कि अश्विन को पता था, बिपाशा को नहीं पता था। तो अश्विन को पता था क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ से था वो बेसिकली
कह लें कि उसे उसकी नॉलेज में था कि ये अनलॉफुल है और इम्पॉसिबल है, बिपाशा की नॉलेज में नहीं था। तो अब जाहिर बात है कि वो कर तो नहीं सकेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, क्योंकि इम्पॉसिबल है, ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, और लॉ के अंदर उसको जो है पॉलीगैमी प्रैक्टिस करना मना है, फॉरबिडन है। तो अश्विन को अब कंपनसेशन देनी पड़ेगी टू बिपाशा फॉर द लॉस कॉस्ट टू हर, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी है, जैसे हम इंगेजमेंट कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी होता है, और इसकी ब्रीच भी जो है उसकी भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी लॉ के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक। तो ये डिफरेंट सिनेरियो थे जहां पर हम इम्पॉसिबल एक्ट, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी को हमने इस वीडियो के अंदर तमाम पॉसिबल ग्राउंड्स जो रूटीन में डिस्कस किए जाते हैं, एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स भी और ऐसे ग्राउंड्स भी जो कि एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज ऑफ डिस्चार्ज और नॉन परफॉर्मेंस नहीं समझे जाते, उनको हमने डिस्कस किया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।